हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1950 टू 1990। ये है पार्ट 2। हम पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स उसमें हमने कवर कर लिए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। चलिए हम हमारा थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, जो कि है हमारा ट्रेड स्ट्रेटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटेजी जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करी थी। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 पॉइंट हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। थर्ड पॉइंट है ये, टू कॉम्प्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडिया अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड 1950-1990। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई जिसका नाम था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, या फिर इसको हम बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये इसका नाम था। इसमें क्या था, इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम जो इंपोर्ट करते हैं ना उसको हम थोड़ा कम करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, जो देखो, जो हम प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करते हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे, उस पर हम ज़्यादा कंसंट्रेशन करेंगे कि हम प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर सके, क्योंकि उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो हम ऐसे गुड्स इंपोर्ट करते हैं जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो ऐसे गुड्स जिनको हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कर सके हैं उनको हम इंपोर्ट कम करें। हम उनको इंपोर्ट या तो कम करें या उनको इंपोर्ट करें ही ना, ज़्यादा हम प्लांट एंड मशीनरी पे इंपोर्ट करें। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं वो हम हमारी ही इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करें, उन पे ज़्यादा इंपोर्ट ना करें, क्योंकि उस पर ज़्यादा खर्चा आएगा। हम इंपोर्ट करेंगे, बाहर से मंगाएंगे, फॉरेन करेंसी हमारी ज़्यादा यूज़ होगी, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा लगेगा। इसलिए सिर्फ जो हमारे कैपिटल गुड्स है जिनसे हम और कैपिटल जनरेट करेंगे वो इंपोर्ट करें। लेकिन जो ऐसे डोमेस्टिक गुड्स है जिनको हम बहुत इजीली अपने देश में प्रोड्यूस कर सकें उनको हम इंपोर्ट ना करें। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया कि उन्होंने जो नॉर्मल गुड्स थे उनको कम कर दिया इंपोर्ट करना, जो प्लांट एंड मशीनरी थी वो ज़्यादा इंपोर्ट करी। और इसका एक और मतलब था कि हमने एक्सपोर्ट करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है फॉरेन करेंसी, नहीं, हमने सिर्फ इंपोर्ट पे ध्यान लगाया कि प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा इंपोर्ट होनी चाहिए। डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में चीज़ें, वो ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेन रीज़न ये था। Inward looking trade strategy refers to the policy of reliance on import substitution and protection to the domestic industry through import restrictions and import duties in the area of international trade। देखो, कुछ चीजें हैं इसमें जो हमें ध्यान में रखनी है, कुछ पॉइंट्स हमको समझने हैं। पहला पॉइंट है हमारा, import substitution implies domestic production of those goods which the economy has been importing from rest of the world. This is a strategy to save foreign exchange by restricting the volume of imports। देखो, सबसे पहले तो हमने restrictions लगा दी उन चीज़ों पे जो हम हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकते थे, उन गुड्स पे, और सबसे ज़्यादा हमने उनके प्रोडक्शन हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में स्टार्ट कर दी। ठीक है, ताकि क्या हो सके, हम हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको सेव कर सके। इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स पे क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। फॉरेन एक्सचेंज बीइंग एक्सट्रीमली स्केर्स, जो कि स्केर्स है हमारे पास, वाज टू बी यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट इंपोर्ट्स। ठीक है, उनको हमें किस लिए बचा के रखना चाहिए कि जो हमारे डेवलपमेंट इंपोर्ट्स हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी वगैरह जो हम इंपोर्ट करते हैं, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सके, उनको अपने देश में मंगाने के लिए उस पर खर्च कर सके। ठीक है, इसलिए हमने उनको बचाना शुरू करा ताकि हम प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा से ज़्यादा ला सके, क्योंकि ये हमारे देश में डोमेस्टिकली अभी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे देश में टेक्नोलॉजी की और इन्वेस्टमेंट की कमी है। By adopting inward looking trade strategy, the government preferred to
इकोनॉमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से उन्होंने इकोनॉमाइज करना शुरू करा हमारे फॉरेन एक्सचेंज को, रेदर देन मैक्सिमाइज द जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन। कि हमने एक्सपोर्ट करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज को हम इंक्रीज करेंगे। उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास था उसको ढंग से यूटिलाइज करने के बारे में सोचा कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे जिससे कैपिटल और ज़्यादा हमारे देश में जनरेट हो सके। ऑल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। और गवर्नमेंट को हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भी बचाना था इंटरनेशनल कंपटीशन से। तो ये था हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। चलिए फोर्थ पॉइंट आता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950-1990। जो हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी थे उसके फीचर्स क्या क्या थे 1950-1990 में, जो हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी उसके फीचर्स क्या क्या थे। प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द ग्रोथ स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द पीरियड 1950-1990 वर एज फॉलोज। कुछ है ये। पब्लिक एंटरप्राइजेस जो थे वो सेंट्रल रोल प्ले कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में। मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस का मेन रोल था। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का मेन रोल था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो थे वो सेकेंडरी रोल प्ले कर रहे थे क्योंकि उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, जब भी उनको कुछ भी करना है, नया कोई अपना बिजनेस सेटअप करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो उनको एक लिमिट तक ही अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को रखना पड़ेगा जितनी सेट की गई है। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अभी पढ़ा हमने, इस पर ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, कि हम हमारा प्रायोरिटी कैसे दे, हमारे जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। और डोमेस्टिक फोर्थ पॉइंट है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किस तरीके से फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डेवलप किया गया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में डेवलप हो सके और बन सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन सके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी डेवलप किया गया ताकि जो एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव है और जो इक्विटी का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जाए, थोड़ी बहुत कैपिटल हमारे देश में जनरेट हो सके। ठीक है, इक्विटी जनरेट हो सके। अब देखो इसके गुड इफेक्ट क्या क्या थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई थी इसके गुड इफेक्ट्स क्या क्या थे। इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बड़ा पुश मिल गया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो जीडीपी थी वो हमारी 13% से इंक्रीज होके 24.6% हो गई थी 1990 से 1991 में, और 1950-51 में कितनी थी 13% थी। और इंडस्ट्रियल आउटपुट जो था वो भी 6% एनुअल इंक्रीज के साथ 6% एनुअली इंक्रीज हुआ था। ठीक है, 1950-1990 में। देयर वॉज अ मार्क डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो बहुत सनराइज इंडस्ट्री हुई थी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री हमारे देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, डोमेस्टिक इकोनॉमी में तेजी से आगे बढ़ रही थी। मतलब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे कि रूरकेला भिलाई स्टील प्लांट था, इन्होंने भी बहुत बड़ा इंडियन इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश दिया। मतलब बहुत बड़ा शिफ्ट आया इनकी वजह से हमारी इकोनॉमी में, इन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग दिया क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, इन्होंने बहुत डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्प करी। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मेड अ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। जब हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करी थी तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें ग्रोथ करनी है विद सोशल जस्टिस, तो इन्होंने बिल्कुल उसमें हमारी पूरी की पूरी तरीके से मदद करी। चलिए अब इसके कुछ बैड इफेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला ये है कि जो पब्लिक सेक्टर था ना उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस चल रहा था, एक्सेसिव डोमिनेंस था। कैसे कि मतलब आपने ब्रेड भी अगर बनानी है तो वो भी पब्लिक सेक्टर बना रही है। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर मेन सोर्स था ना, सेकेंडरी सोर्स थोड़ी था, सेकेंडरी इंडस्ट्री थोड़ी थी, मेन एलिमेंट था पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के अंडर में काम कर रहे थे ना उस टाइम पर, तो सारा जो भी राइट था वो पब्लिक सेक्टर के पास ही था, तो हर चीज पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी। पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। ठीक है, अब जो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली चल रही थी वो बहुत बेकार चल रही थी। इसकी अब देखो जहाँ पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस आती है, वहाँ इनएफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज ये सब चीजें आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस होता है। पब्लिक सेक्टर की वजह से बहुत सारा लॉस हो रहा था क्योंकि बहुत सारा करप्शन आ रहा था, और जो हमारे रिसोर्सेज है
नेचुरल स्केर्स हैं जो कि हमारे रिसोर्सेज, उनका बहुत इनएफिशिएंट तरीके से यूज हो रहा था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर का हाथ था ज़्यादा, तो बहुत बुरी तरीके से उनका यूज किया जा रहा था। अब जैसे प्राइवेट सेक्टर है, उनको हर बार कुछ नया ओपन करने के लिए या अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है, उनको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। तो जो बड़े बड़े थे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो तो इजीली लाइसेंस ले लेते थे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से उनको लाइसेंस लेना होता था, तो करप्शन था तो वो ले लेते थे। लेकिन बहुत सारे लोग थे जो लाइसेंस नहीं ले पाते थे, तो इससे भी बड़ी दिक्कत आती थी। अब जैसे कि नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिमुलेटेड इट्स ग्रोथ बट इट फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। आपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने ठीक है ग्रोथ करा, लेकिन जो क्वालिटी थी हमारी चीज़ों की वो इंटरनेशनल क्वालिटी के मुकाबले बहुत पुअर थी, ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट हम नहीं बना पा रहे थे, जिसकी वजह से भी हमें बहुत नुकसान हो रहा था। फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए हमने इसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आजमाया, एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं करी हमने। एक्सपोर्ट प्रमोशन से फॉरेन एक्सचेंज को हमारा इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करी, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाई, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान था, बहुत ही इनएफिशिएंट पॉलिसी थी, जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो श्रिंक होने स्टार्ट हो गए थे 1990 एंड होते होते तक, ठीक है, मतलब कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी, बैड इफेक्ट्स थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के। देखो अब जो हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया हमारे पास। इंडियन एग्रीकल्चर बहुत स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। फिर एचवाईओ सीड्स आए, ठीक है, उससे हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा पुश आया, ठीक है, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो करने लग गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हमने इसको इंक्रीज करने के लिए, जीडीपी इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारे तरीके आजमाए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को हमने दे दिया, उनके ऊपर ट्रस्ट किया कि ठीक है, लाइसेंसिंग लगा के हमने उनको बोला कि तुम अपना काम कर सकते हो, बट हमने बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमको उतना फ़ायदा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, तो हमने जो पॉलिसीज़ अपनाई वो कुछ गलत अपना ली थी। तो इस चक्कर में हमने बाद में एक न्यू पॉलिसी अपनाई, ठीक है, जिसका नाम हमने दिया NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारी पहली पॉलिसीज थी वो कुछ सही नहीं थी, हमारे लिए उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई, तो हमने बाद में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP को अपनाया। तो NEP हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।